ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किसी वैद्युत द्रव की निरक्षीय या फिर इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, किसी वैद्युत द्रव की निरक्षीय या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में या फिर इसको बोलते थे अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और उसकी वैल्यू आई थी E=2kp/r³। निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता है वो इसकी आधी आती है kp/r³। चलिए इसको डेरिवेट करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा दी है, वैद्युत द्रव की निरक्षीय, इसको अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें एक वैद्युत द्रव चाहिए और उसकी निरक्षीय स्थिति में हम एक बिंदु मानेंगे और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वैद्युत द्रव ए भी माना है। वैद्युत द्रव क्या होता है, जिसमें दो आवेश होते हैं, परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखिए दो आवेश, एक Q है और दूसरा भी Q है, लेकिन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। दोनों ही आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं और ऐसी युक्ति को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और आवेशों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग 2L मानते हैं और O अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये दूरी इसकी हाफ, ये हो जाएगी L और ये भी क्या हो जाएगी L। अब क्वेश्चन ये है कि इस द्विध्रुव की निरक्षीय मतलब इसकी अक्ष पर ना हो वो बिंदु, और अनुप्रस्थ का मतलब है दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर कोई बिंदु मानिए, उस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालिए। तो दूरियां हमेशा द्विध्रुव में उसके मध्य बिंदु O से नापते हैं। तो हमने माना मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर इन दोनों आवेशों की वजह से जो परिणामी तीव्रता E होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका वर्णन लिखेंगे। तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि माना किसी वैद्युत द्रव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। देखिए, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा ऋणात्मक आवेश है और ये धनात्मक आवेश है और O है इसका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर दोनों आवेशों की जो परिणामी तीव्रता होगी उसको निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं बिंदु P की A से जो दूरी है वो कितनी होगी और बिंदु P की बिंदु B से जो दूरी है वो कितनी होगी। यहाँ पर तीव्रताएं 2 होंगी। तो सबसे पहले हम ये दूरी निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है और इधर भी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज PAO या फिर त्रिभुज POB समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने भुजा होती है कर्ण। अगर ये कोण है तो ये हो जाएगा लंब और ये आधार। ऐसे ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 अंश के सामने ये हो जाएगा कर्ण, ये कोण है तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये भुजा को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी PA का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी मेरी रूट में, यानी कर्ण को हम निकालते हैं तो रूट में ये क्या हो जाएगा, √r² + l², यानी r² + l²। उसी बेस पर हम ये भी ले सकते हैं, ये लंब है और ये आधार है, कर्ण को निकालना है तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से ये भी हो जाएगा मेरा √r² + l²। अब आप यहाँ पर ये देखिए, बिंदु P की जो दूरी है बिंदु A और B से बराबर है और बिंदु A पर आवेश रखा है -q कूलम और बिंदु B पर आवेश रखा है +q कूलम। आवेश, इससे पहले हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश Q है, इससे कुछ दूरी पर तीव्रता यहाँ जो होगी वो दोनों के लिए बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, देखिए यहाँ भी आवेश Q है और यहाँ भी आवेश Q है और दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी बराबर है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बिंदु B पर जो Q आवेश रखा है इसकी वजह से यहाँ जो तीव्रता बनेगी वो, और बिंदु A पर जो -q आवेश रखा है उसकी वजह से यहाँ तीव्रता बनेगी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अब थ्योरी से हम लोग जानते हैं, धनात्मक आवेश की वजह से बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, धनात्मक आवेश से तीव्रता की दिशा होती है उससे दूर की ओर। यानी ये धनात्मक आवेश बिंदु B पर जो Q रखा है इसकी वजह से जो तीव्रता होगी इसको हमने E1 मान लिया है, यानी E1 की जो दिशा होगी वो धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है। और बिंदु A पर जो आवेश है वो मेरा ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवेश की वजह से तीव्रता होती है वो ऋणात्मक आवेश की ही ओर होती है। तो इस वजह से बिंदु A पर जो आवेश -q है इसकी वजह से तीव्रता की जो दिशा होगी वो माइनस की E2 मान ले रहे हैं, उसकी दिशा इधर होगी।
अब आप गौर करें, बिंदु बी पर जो धनात्मक आवेश रखा है इसकी वजह से तीव्रता E1 उधर है, और बिंदु ए पर जो ऋणात्मक आवेश रखा है उसकी तीव्रता E2 की दिशा इधर है। बिंदु पी पर दो तीव्रताएं लग रही हैं, E1 और E2। अब आप ये सोचिए, और E1 और E2 आपस में इक्वल होंगे। क्यों बराबर होंगे? दोनों के आवेश समान है, Q और -Q, और दोनों की जो दूरियां हैं, यानी बिंदु P की जो दूरी है A से भी वही है, B से भी वही है। तो कहने का मतलब जो E1 का मान होगा वो E2 का मान होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, बिंदु P पर दो वेक्टर लग रहे हैं, एक उस दिशा में और एक इस दिशा में। तो इस केस में हम लोग वेक्टर वियोजन का उपयोग करते हैं। तो यानी बिंदु P पर जो परिणामी वेक्टर की दिशा होगी वो ठीक बीच में होगी E पर। आप खुद देखिए, किसी बिंदु पर दो परिणामी अगर अलग अलग दिशाओं में लग रहे हैं तो उनका परिणामी ठीक बीच में आता है। ठीक बीच का मतलब अगर ये कोण हम थीटा मानेंगे तो ये भी कोण मेरा क्या हो जाएगा? थीटा। और एक चीज़ देखिए, ये जो लाइन है वो इसके समांतर है, और देखिए जेड के अंदर कोण बन रहे हैं, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी मेरा कितना हो जाएगा? थीटा। इसका हम आगे यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर वेक्टर वियोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ पर अब E1 उधर लग रहा है, E2 उधर लग रहा है, परिणामी वेक्टर इधर है। तो इस केस में क्या होगा, हम यहाँ पर एक वेक्टर वियोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो बिंदु P है वो मैं उसको इधर लिख दे रहा हूँ। जो बिंदु P है वो मेरा ये है। अब यहाँ देखिए, बिंदु P पर, अब बिंदु P पर अगर हम इसको देखें तो ये कोण मेरा थीटा है, और बिंदु P पर E1 की जो दिशा है वो इधर है। और अगर मैं इस पर यहाँ पर एक लंब खींच दूं तो आप देखिए, जो E1 है, अगर हम इन तीनों को देखें, इस वाली लाइन को, इसको और इसको, यानी अगर हम इसको देखें तो कोण के पास वाला ये होता है मेरा क्षैतिज घटक, और कोण से जो दूर वाला वो होता है मेरा ऊर्ध्व घटक। और ऊर्ध्व घटक हमेशा टूटता है साइन थीटा में, और क्षैतिज घटक टूटता है कॉस थीटा में। तो देखिए, अगर हम इतने डायग्राम को देखें, ऊपर वाले हिस्से को, तो एक वेक्टर मेरा जो परिणामी वेक्टर इस केस में वो ये है, लेकिन कोण इसका इसके साथ थीटा है। तो इसके लिए इसको देखते हुए, इस परिणामी E1 को देखते हुए, थीटा के केस में ये वाला वेक्टर मेरा ऊर्ध्व घटक कहलाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी E1 sin थीटा। कितनी हो जाएगी? E1 sin थीटा। और कोण के पास वाला जो ये है, इसकी वैल्यू मेरी हो जाएगी E1 cos थीटा। देखिए, ऊपर मैंने वेक्टर वियोजन लगा दिया है। कोण से जो दूर वाला है वो जाता है साइन में, जिसको कहते हैं ऊर्ध्व घटक, और कोण के जो पास वाला है वो जाता है कॉस में, उसको हम कहते हैं क्षैतिज घटक। अब यही काम नीचे भी हो रहा है, देखें जरा गौर से, यही काम नीचे भी हो रहा है। देखिए, ये जो परिणामी यानी इसका जो ये जो वेक्टर E2 है उसकी दिशा इधर है, और कोण थीटा इसके लिए ऊपर है। तो इस केस में कोण के पास वाला ये जाएगा E2 को देखते हुए, ये वाला मेरा हो जाएगा E2 cos थीटा, ये हो जाएगा E2 cos थीटा, और कोण से दूर वाला ये मेरा हो जाएगा E2 sin थीटा। क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। अब आप ये देखिए, बिंदु P पर E1 sin थीटा ऊपर लग रहा है और E2 sin थीटा नीचे लग रहा है, और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में बराबर हैं। जब दो सदिश बराबर एवं विपरीत दिशा में लगते हैं तो उनका परिणामी 0 होता है। तो कहने का मतलब, जो E1 sin थीटा ऊपर है, जो E2 sin थीटा नीचे, जो क्षैतिज घटक हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त यानी कैंसिल कर देंगे। तो जो परिणामी तीव्रता E हमें मिलेगी, E जो होगी वो इस दिशा में होगी, इधर की ओर। तो इस केस में हम देख रहे हैं E1 cos थीटा भी इधर है और E2 cos थीटा भी इधर है। अगर हमें परिणामी तीव्रता E चाहिए, तो अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में, या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी हम जोड़ के निकालते हैं। तो इस केस में अगर हम परिणामी तीव्रता E निकालेंगे तो उसके लिए मेरा हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो देखिए, मैं अब इसको कर रहा हूँ इसकी लैंग्वेज लिख के। तो पहले हमें ये लिखना होगा, जो E1 sin थीटा और E2 cos थीटा है, ये दोनों जो ऊर्ध्व घटक हैं वो बराबर और विपरीत दिशा में, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो जो परिणामी तीव्रता E होगी वो मेरी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के बराबर होगी। ये इसका डायग्राम है। तो मैं इसको पहले लिख दे रहा हूँ, चूँकि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और क्यों निरस्त कर देंगे? ये बराबर है और विपरीत दिशा में। जब निरस्त कर देंगे, इसलिए जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E होगी वो हो जाएगी मेरी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए, दोनों वेक्टर E1 cos थीटा E2 cos थीटा इसी दिशा में, तो इसको हम जोड़ देंगे। इसलिए
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अगर हम E निकालेंगे, E इक्वल टू, तो हम क्या कर देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को जोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा मेरा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए जो मेरा E1 है और E2 है वो आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, दोनों के लिए आवेश Q है और हाँ, बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता निकालने के लिए हम आवेश को प्लस माइनस नहीं लेते हैं, दोनों के लिए आवेश समान है और दोनों से जो बिंदु P की दूरी है आवेशों से वो भी बराबर √r² प्लस l स्क्वायर, √r² प्लस l स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो E1 का मान है वो E2 के बराबर होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंस E1 बराबर मेरा किसके है, E2 के, तो हम E1 इक्वल टू E2 के है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस केस में ये हो जाएगा E इक्वल टू, तो हम इसको भी E1 लिख देंगे, ये हो जाएगा मेरा E1 cos थीटा प्लस, अब E1 और E2 इक्वल है तो हम इस E2 को E1 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा E1 cos थीटा। अब देखिए E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो इस केस में अगर हम E निकालेंगे तो E इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2E1 cos थीटा। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब ध्यान से देखें, इस केस में हमारा काम जो है वो हमारा E1 को निकालना है, cos थीटा को निकालना है। तो पहले हम E1 को निकालेंगे, फिर निकालेंगे cos थीटा को और समीकरण 1 में रख देंगे। तो पहले हम cos थीटा के लिए इस त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज PAO में, तो इसको मैं इधर निकाल ले रहा हूँ, त्रिभुज PAO में अगर इसमें हम cos थीटा निकालेंगे, cos थीटा, देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए 90 अंश के सामने ये भुजा हो गई कर्ण और कोण के सामने ये भुजा हो गई लंब और बची खुची ये भुजा क्या हो गई आधार। तो इस केस में cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार इसका ये L और कर्ण है मेरा √r² प्लस l स्क्वायर। तो इस केस में cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन √r² प्लस l स्क्वायर। और देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, L अपॉन रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको लिखा जा सकता है r² प्लस l स्क्वायर की घात 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब देखिए हम यहाँ पर E1 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब अगर हम E1 निकालेंगे, इसकी तीव्रता निकालेंगे, तो बिंदु आवेश पर तीव्रता का सूत्र होता है KQ/r²। Q का मान यहाँ पर Q है और जो बीच की दूरी है वो मेरी √r² प्लस l स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर हम E1 की वैल्यू निकालते हैं तो E1 इक्वल टू सूत्र आ जाएगा, बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का सूत्र होता है K यहाँ पर स्मॉल k, ये कूलम्स कांस्टेंट है, Q यानी वो आवेश, और अपॉन इस आवेश से वो बिंदु P की जो दूरी है वो मेरी है √r² प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा KQ/r², मतलब दूरी का वर्ग कर देंगे, r² प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो E1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी KQ/r² प्लस l स्क्वायर। अब देखिए E1 की वैल्यू है मेरी ये और cos थीटा की वैल्यू है ये जो दोनों वैल्यू हैं वो हम समीकरण 1 में लाइन यहाँ लगा देंगे। इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, यानी cos थीटा की जो वैल्यू है L/r² प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2 और E1 की जो वैल्यू है KQ/r² प्लस l स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 में लगा देंगे। यानी इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 1 से जो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा मेरा E इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर है E1 और E1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, वो है KQ/r² प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे K, ये कूलम्स कांस्टेंट है, Q/r² प्लस l स्क्वायर और इनटू इसके बाद क्या मेरा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है इस ट्रायंगल से L/r² प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2, यानी ये वैल्यू आई है L/r² प्लस l स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो घात 1 है और दोनों के आधार समान है। जब आधार समान हो तो बीच में इनके गुणा हो रहा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ r² प्लस l स्क्वायर की घात 1 है और यहाँ r² प्लस l स्क्वायर की घात 1/2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो 2 1 2 1 3/2, यानी इसकी घात हो जाएगी पूरे की 3/2। और यहाँ पर क्या बचा मेरा E इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो K है उसको मैंने आगे लिख दिया और Q जो Q है
Q को ऐसे कर दिया, 2 को L से ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं किया, देखो मैंने K को आगे कर दिया, Q ये लिखा है, 2 ये लिखा है और L ये लिखा है। आप समझ गए होंगे Q इंटू 2L हम क्या बना देंगे, इसको P बना देंगे, जिसको हम कहते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। अपॉन यहाँ पर देखिए आधार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 है और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2 है, तो 1 और प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ गई, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। यहाँ पर हम लोग जानते हैं एक कंडीशन होती है, कंडीशन का ये फॉर्मूला है Q इंटू 2L जो होता है वो P के इक्वल होता है, यानी ध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा E इक्वल टू K और ये पूरी की जगह मेरा आ जाएगा P अपॉन ये बचा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2 और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, जो एल स्क्वायर है वो बहुत ही छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, देखें, जो एल है वो ध्रुव की आधी लंबाई है और जो ध्रुव होता है वो माइक्रो या मिली माइक्रोमीटर में होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। आर है उसके मध्य बिंदु से दूरी तो हम कितनी भी ले सकते हैं, अब ध्रुव तो बहुत ही छोटा है, पूरे ध्रुव की लंबाई मानते हैं 2L और 2L का भी आधा हो गया L। तो कहने का मतलब जो L है वो R की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस L इज लेस देन R। अगर कोई संख्या छोटी हो और उसका हम स्क्वायर कर दें, यानी कहावत है हिंदी में, एक तो करेला दूसरा नीम पे चढ़ा, यानी एक तो L छोटी है और L स्क्वायर तो बहुत ही छोटी हो जाएगी। छोटी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी जो L का मान है वो R से बहुत छोटा है, इसलिए जो L स्क्वायर है वो बहुत 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 छोटा हो जाएगा R के। और जब L स्क्वायर बहुत छोटा है मतलब लगभग 0 के बराबर है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसलिए L स्क्वायर पद को छोड़ने पर, जब L स्क्वायर पद को यहाँ से छोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ पर L स्क्वायर पद को छोड़ने का मतलब है इसको हम गायब कर देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे तो केवल मेरा इधर R स्क्वायर बचेगा हर में। तो E इक्वल टू आ जाएगा मेरा E इक्वल टू KP अपॉन L स्क्वायर को तो हम छोड़ ही रहे हैं, यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर की घात 3/2। L स्क्वायर पद को छोड़ दिया है। अब देखिए घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, 2 का गुणा 3/2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा E इक्वल टू KP अपॉन R की घात कितना बचेगा 3। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आ जाती है आपकी KP अपॉन RQ। स्मॉल के यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट है और K की वैल्यू हम लोग जानते हैं होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम K की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ से आ जाएगा E इक्वल टू K की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन RQ। तो हमने देखा जो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आती है E इक्वल टू KP अपॉन RQ, जबकि अच्छी स्थिति में आती थी E इक्वल टू 2KP अपॉन RQ। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया और हमने देखा कि निरक्षीय या फिर अनुपस्थित स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अच्छी स्थिति में तीव्रता की आधी होती है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा।